जय हिंद, वंदे मातरम। चैप्टर 3 समाज की हैबिट्स। सेडलबर्ग चर्च और मॉन्टगोमरी बसों का बहिष्कार। आंदोलन कैसे शुरू होते हैं? शाम 6 बजे चलने वाली क्लीवलैंड एवेन्यू बस फुटपाथ के किनारे रुकी और एक दुबली पतली अफ्रीकन अमेरिकन महिला उसमें चढ़ी। उसने पतले फ्रेम का चश्मा और एक साधारण सी भूरे रंग की जैकेट पहन रखी थी। बस के अंदर पहुंचते ही उसने अपने पर्स से 10 सेंट निकालकर किराए वाली पेटी में डाल दिए। यह अलाबामा स्टेट के मॉन्टगोमरी सिटी की बात है। उस दिन गुरुवार का दिन था और तारीख थी 1 दिसंबर सन 1955। वह महिला मॉन्टगोमरी स्टोर्स नामक एक डिपार्टमेंट स्टोर में दर्जी के तौर पर काम करती थी और दिन भर अपना काम निपटाने के बाद बस से घर लौट रही थी। बस में काफी भीड़ थी और उस दौर के कानून के अनुसार आगे की 4 सीटें श्वेत यानी कि गोरे पैसेंजर के लिए रिजर्व थी। पीछे के जिस हिस्से में काले पैसेंजर को बैठने की इजाजत थी, वह पहले ही भर चुका था। इसलिए रोजा पार्क्स नामक वह महिला गोरे पैसेंजर के ठीक पीछे स्थित बीच वाली लाइन की एक सीट पर बैठ गई। उस लाइन में हर किसी को बैठने की इजाजत थी। जैसे जैसे बस अपने मार्ग से आगे बढ़ी, कुछ और पैसेंजर बस में चढ़े। जल्द ही सभी सीटें भर गई, जिसके चलते कुछ पैसेंजर को खड़े होकर सफर करना पड़ रहा था। इनमें एक गोरा पैसेंजर भी था जो बस की छत पर लगी रोड पकड़े खड़ा हुआ था। जब बस के ड्राइवर जेम्स एफ ब्लेक ने देखा कि एक गोरा पैसेंजर खड़ा हुआ है तो उसने बीच वाली लाइन की सीटों पर बैठे काले पैसेंजर को चिल्लाते हुए उठने को कहा। इन काले पैसेंजर में एक रोजा पार्क्स भी थी। ड्राइवर के चिल्लाने के बावजूद किसी भी काले पैसेंजर ने अपने सीट नहीं छोड़ी। भीड़ के कारण बस में काफी शोर भी था, इसलिए शायद काले पैसेंजर को ड्राइवर की आवाज सुनाई नहीं दी थी। अचानक ड्राइवर ने मॉन्टगोमरी मार्ग पर एम्पायर थिएटर के सामने बस स्टॉप पर बस को रोका और उठकर बस के पिछले हिस्से की ओर चल पड़ा। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? उठो यहाँ से, दिखाई नहीं देता वह व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसने कहा। इतना सुनते ही 3 काले पैसेंजर ने फौरन अपनी सीट छोड़ दी और उठकर खड़े हो गए, लेकिन रोजा पार्क्स अपनी सीट पर बैठी रही। उसने ड्राइवर से स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस लाइन की सीटों पर कोई भी बैठ सकता है क्योंकि ये गोरे पैसेंजर के लिए रिजर्व नहीं है और वैसे भी सिर्फ एक ही गोरा पैसेंजर खड़ा हुआ है। चुपचाप उठती हो या पुलिस को बुलाऊं? ड्राइवर ने कहा। जो करना है जो करो, पार्क्स ने शांति से कहा। ड्राइवर बस से नीचे उतरा और 2 पुलिस वालों को बुला लाया। क्या बात है, उठ क्यों नहीं जाती तुम? एक पुलिस वाले ने रोजा पार्क्स से पूछा। तुम लोग हमारे साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? रोजा ने कहा। बकवास मत करो, कानून है तो है, और अब मैं तुम्हें कानून तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार करता हूँ, पुलिस वाले ने जवाब दिया। उस समय किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये क्षण सिविल राइट्स मूवमेंट नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत है। रोजा पार्क्स ने अपनी सीट छोड़ने से इनकार करके अनजाने में ही क्रांति का बिगुल बजा दिया था। इसके बाद धीरे धीरे कई काले लोगों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में काले लोगों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। अभी तक ये लड़ाई सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा अदालतों में लड़ी जा रही थी, पर अब ये ऐसी प्रतियोगिता के रूप में सामने आने लगी थी जिसे पूरे समुदाय से और बड़े पैमाने पर होने वाले विरोधों से शक्ति मिल रही थी। अगले 1 साल में मॉन्टगोमरी में काले लोगों की आबादी भारी मात्रा में बढ़ रही थी और ये आबादी शहर में चलने वाली इन बसों का बहिष्कार करके अपना विरोध जताने वाली थी। ये बहिष्कार तब तक जारी रहा जब तक सार्वजनिक परिवहन में भेदभाव करने वाले कानून को खत्म नहीं कर दिया गया। बहिष्कार के कारण हुए आर्थिक नुकसान से इन बसों का संचालन करने वाले परिवहन विभाग की कमर टूट गई। धीरे धीरे हजारों प्रदर्शनकारियों ने भेदभाव के खिलाफ रैलियां निकालना शुरू कर दिया। इसी राजनीतिक भूचाल ने देश को मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसा करिश्माई नेता भी दिया। जल्द ही ये आंदोलन लिटिल रॉक, ग्रीन्सबोरो, रालेग और बर्किंघम जैसे इलाकों में भी फैल गया और आखिरकार कांग्रेस भी इसका हिस्सा बन गई। रोजा पार्क्स लोगों के बीच नायक बन गई और उन्हें आज़ादी के राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। वे इस बात का प्रतीक बन गई कि कैसे विरोध का एक अकेला स्वर भी दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकता है। पर यह कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। रोजा पार्क्स और मॉन्टगोमरी बसों का बहिष्कार सिविल राइट्स कैंपेन नागरिक अधिकार अभियान का केंद्र सिर्फ इसलिए नहीं बना क्योंकि अभियान की शुरुआत में ये विरोध का अकेला स्वर था, बल्कि इसके पीछे सामाजिक पैटर्न्स भी जिम्मेदार थे। पार्ट्स के अनुभव से पता चलता है कि सामाजिक हैबिट्स में कितनी पावर होती है।
सामाजिक हैबिट्स दरअसल ऐसे कई व्यवहारों का एक समूह होती है जो सैकड़ों हजारों लोग हर रोज बिना सोचे समझे करते हैं। इन पर आसानी से ध्यान नहीं जाता, पर इनमें संसार को बदलने की पावर होती है। सामाजिक हैबिट्स के कारण ही ऐसे मौकों पर सड़कों पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ लगती है। हो सकता है कि ये प्रदर्शनकारी एक दूसरे से परिचित ना हो और अलग-अलग कारणों से प्रदर्शन कर रहे हों, पर उन सबका लक्ष्य एक ही होता है। सामाजिक हैबिट्स के कारण ही एक छोटी-सी पहल भी ऐसे आंदोलन में तब्दील हो जाती है, जिससे दुनिया में महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं। और इन्हीं सामाजिक हैबिट्स के कारण ही जो प्रस्ताव आंदोलन के पहले चरण जैसे नजर आते हैं, वे कभी आंदोलन नहीं बन पाते। सामाजिक हैबिट्स का इतना गहरा प्रभाव इसलिए होता है क्योंकि आंदोलन बड़ा हो या छोटा, उसके जन्म की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। इतिहासकारों और सामाजिक शास्त्रियों का मानना है कि अधिकतर आंदोलनों में यही 3 चरण नजर आते हैं। वे इस प्रकार हैं। कोई भी आंदोलन करीबी परिचितों के बीच दोस्ती होने और मजबूत संबंध बनाने जैसी सामाजिक हैबिट्स के कारण ही विकसित होता है। हर आंदोलन का विकास समुदाय की हैबिट्स और उन कमजोर संबंधों के कारण होता है जो पड़ोसियों से लेकर पूरे पंथ तक को आपस में जोड़कर रखते हैं। आंदोलन इसलिए टिक पाते हैं क्योंकि हर आंदोलन के लीडर्स इसमें शामिल होने वाले आंदोलनकारियों में नई हैबिट्स विकसित करते हैं, जिनसे उनके अंदर अपनी पहचान को लेकर एक नई भावना पैदा होती है और उनके अंदर मालकियत का भाव आता है। आमतौर पर जब इस प्रक्रिया के तीनों चरण पूरे हो जाते हैं, तभी कोई आंदोलन इतना पावरफुल बन पाता है कि उसे बढ़ावा हासिल करने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती और तभी वह बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचता है। हालांकि एक सफल सामाजिक बदलाव लाने के और भी तरीके होते हैं और अलग-अलग दौर व संघर्षों में ढेरों फर्क भी होते हैं। पर सामाजिक हैबिट्स कैसे काम करती है, यह समझने से आपको पता चलता है कि मोंटगोमरी और रोजा पार्क्स नागरिक अधिकार की लड़ाई के मुख्य स्रोत कैसे बने। ये लाजमी नहीं था कि उस दिन पार्क्स द्वारा अपनी सीट न छोड़ने का निर्णय उनकी गिरफ्तारी का कारण बन गया, पर तभी हैबिट्स ने एंट्री मारी और फिर जो हुआ वह अद्भुत था। रोजा पार्क्स ऐसी पहली इंसान नहीं थी जिसे नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा देने वाले मोंटगोमरी बसों के नियमों को तोड़ने के कारण गिरफ्तार किया गया हो। यहाँ तक कि उसी साल उनसे पहले कई लोगों को इसके लिए गिरफ्तार किया जा चुका था। सन 1946 में जेनेवा जॉनसन को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उसने सीटों के मामले में बहस करने वाले मोंटगोमरी बस के एक ड्राइवर को उसी के लहजे में जवाब दे दिया था। सन 1949 में वोइला व्हाइट, केटी विंगफील्ड और 2 काले बच्चों को इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वे गोरे पैसेंजर के लिए रिजर्व सीटों पर बैठे थे और उन्होंने वहां से उठने से इनकार कर दिया था। उसी साल न्यू जर्सी से आए 2 काले किशोरों को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने एक गोरे व्यक्ति और उसके बच्चे के बगल में बैठने की हिम्मत की। सन 1952 में मोंटगोमेरी के एक पुलिस वाले ने एक काले व्यक्ति पर सिर्फ इसलिए गोली चला दी क्योंकि वे एक बस ड्राइवर से बहस कर रहा था। वह काला व्यक्ति गोली लगने के बाद मौके पर ही मर गया। सन 1955 में रोजा पार्क्स की गिरफ्तारी के कुछ ही महीनों पहले क्लाउडेड कोल्विन और मेरी लूसी स्मिथ को अलग-अलग घटनाओं में इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने गोरे पैसेंजर को अपनी सीट देने से इनकार कर दिया था। इनमें से किसी भी गिरफ्तारी का परिणाम बहिष्कार या प्रदर्शन के रूप में सामने नहीं आया। हालांकि पुलित्जर पुरस्कार जीत चुके नागरिक अधिकारों के इतिहासकार टेलर ब्रांच कहते हैं कि उस दौर में मोंटगोमेरी में वास्तविक सामाजिक कार्यकर्ता न के बराबर थे। आम लोग ना तो कभी विरोध प्रदर्शन करते थे और ना कभी मोर्चा वगैरह निकालते थे। सामाजिक कार्यों के लिए लड़ाई सिर्फ अदालतों में ही होती थी। ये ऐसी चीज नहीं थी जिसमें आम आदमी हिस्सा लेता हो। एग्जाम्पल के लिए रोजा पार्क्स की गिरफ्तारी के करीब एक साल पहले सन 1954 में जब युवा मार्टिन लूथर किंग जूनियर मोंटगोमेरी आए तो उन्होंने पाया कि शहर के अधिकतर काले नागरिक अपने साथ होने वाले भेदभाव को चुपचाप सह लेते थे और कभी कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करते थे। ये काले नागरिक ना सिर्फ भेदभाव के खिलाफ चुप रहते थे, बल्कि अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार और उकसाने वाली हरकतों को भी बिना कुछ बोले एक्सेप्ट कर लेते थे। तो क्या रोजा पार्क्स की गिरफ्तारी से वहां के हालात बदले? इसका स्पष्टीकरण ये है कि उस दौर में वहां का राजनीतिक माहौल भी तेजी से बदल रहा था। इसके पिछले साल ही अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ब्राउन वी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के मामले में ये फैसला सुनाया था कि गवर्नमेंट स्कूलों में किसी भी तरह का भेदभाव गैरकानूनी होगा। रोजा पार्क्स के गिरफ्तार होने के 6 महीने पहले ही अदालत ने यह फैसला सुना दिया था।
जिसे ब्राउन टू नाम से जाना गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि स्कूलों में भेदभाव खत्म करने के लिए तेजी से कदम उठाए जाएं। उस समय देश में चारों ओर बदलाव की लहर थी और हर अमेरिकी नागरिक इसे महसूस कर सकता था। पर नागरिक अधिकार संघर्ष की शुरुआती जमीन मोंटगोमेरी में ही क्यों तैयार हुई? इसका जवाब देने के लिए सिर्फ इतनी जानकारी देना काफी नहीं है। क्लाउडेड कॉल्विन और मेरी लूसी स्मिथ को ब्राउन वी बोर्ड फैसले के माहौल में ही गिरफ्तार किया गया था। पर तब कोई विरोध प्रदर्शन शुरू नहीं हुआ। वहां के अधिकतर निवासियों के लिए ब्राउन दूर-दराज की एक अदालत में हुई एक घटना भर भी थी और यह कह पाना मुश्किल है कि इसका प्रभाव स्थानीय रूप से महसूस किया गया होगा या नहीं। मोंटगोमेरी शहर दरअसल अटलांटा या ऑस्टिन जैसे अन्य शहरों जैसा नहीं था, जहां विकास संभव नजर आता हो। ब्रांच बताते हैं मोंटगोमेरी एक बहुत ही वाहियात जगह थी, जहां नस्लभेद अपनी जड़ें जमा चुका था। रोजा पार्क्स की गिरफ्तारी से शहर में जो हुआ, वह यहाँ के लिए सामान्य बात नहीं थी। भेदभाव बढ़ाने वाले कानून तोड़ने के लिए जो लोग जेल गए थे, रोजा पार्क्स उनसे अलग थी। वे अपने समुदाय में एक बेहद ही सम्मानित महिला थी और लोग उन्हें पसंद करते थे। इसलिए जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो इससे सामाजिक हैबिट्स, दोस्ती की हैबिटों की एक श्रृंखला शुरू हो गई, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। पार्क्स मोंटगोमेरी की दर्जनों सामाजिक मंडलियों का हिस्सा थी, जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी के बाद इन मंडलियों के उनके दोस्तों ने मामले के प्रति समाज की सामान्य उदासीनता बढ़ने से पहले ही प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया। उस दौर में मोंटगोमेरी के सामान्य जीवन पर ऐसे सैकड़ों छोटे-छोटे समूहों का प्रभुत्व था, जिनसे शहर का सामाजिक ताना-बाना बनता था। शहर में सक्रिय नागरिक और सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन की निर्देशिका शहर की फ़ोन बुक जितनी ही मोटी थी। ऐसा लगता था कि हर यंग व्यक्ति, खास तौर पर हर काले यंग व्यक्ति किसी न किसी क्लब, चर्च, सामाजिक समूह, सामुदायिक केंद्र या पड़ोस के किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा था। अधिकतर लोग एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य थे। इन सामाजिक मंडलियों में रोजा पार्क्स को सब लोग जानते और पसंद करते थे। ब्रांच ने नागरिक अधिकार आंदोलनों के इतिहास की जानकारी देने वाली अपनी किताब पार्टिंग द वॉटर्स में लिखा है, रोजा पार्क्स उन चुनिंदा लोगों में से थी, जिनके बारे में हर कोई ये मानता था कि वे समाज से जितनी मदद लेती है, उससे कहीं ज़्यादा योगदान स्वयं देती है। वे इंसानी स्वभाव की उस उच्चतम खूबी का प्रतिनिधित्व करती थी, जो मनोरोगी किस्म के असामाजिक तत्वों को मंजूर नहीं होती। वे हर नस्ल और आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के साथ दोस्ती रखती थी। वे स्थानीय एनएएसीपी चैप्टर की सचिव थी, मेथोडिस्ट चर्च जाती थी और अपने घर के नजदीक स्थित लूथरन चर्च में एक युवा ऑर्गेनाइजेशन का काम भी देखती थी। वे कई बार अपना सप्ताहांत बेघर लोगों को आश्रय देने वाले शरण स्थलों और बोटेनिकल क्लब में बिताती थी। साथ ही गुरुवार की रात को अक्सर औरतों के उस समूह के साथ काम करती थी, जो एक स्थानीय अस्पताल के गरीब मरीजों के लिए कंबल बुनने का काम करता था। वे गरीब परिवारों के लिए कपड़े बनाने वाले उपक्रम में स्वतः ही योगदान देती थी। इसके साथ ही वे ऐन मौकों पर अमीर गोरे परिवारों की महिलाओं के गाउन का नाप भी सुधारती थी। वे अपने समुदाय का एक अभिन्न हिस्सा थी। उनकी इस व्यस्तता को देखकर कभी-कभी उनके पति शिकायती लहजे में कहा करते थे कि वे परिवार के साथ कम और बाहरी लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताती है। समाजशास्त्रियों का कहना है कि आमतौर पर हमारे अधिकतर दोस्त हमारे जैसे ही होते हैं। हो सकता है हमारे कुछ परिचित लोग काफ़ी अमीर हो और कुछ काफ़ी गरीब। वे किसी भी नस्ल के हो सकते हैं और संपूर्णता से देखें तो हमारे सबसे गहरे रिश्ते अक्सर उन्हीं लोगों से बनते हैं जो हमारे जैसे दिखते हैं, लगभग हमारे बराबर ही कमाते हैं और समान पृष्ठभूमि से आते हैं। इसके विपरीत पार्क्स के दोस्त मोंटगोमेरी के हर तरह की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि वाले थे और अलग-अलग स्तर के पदों पर कार्यरत थे। समाजशास्त्री ऐसे रिश्तों को मजबूत संबंध, फर्स्ट हैंड रिलेशनशिप कहते हैं। पार्क्स के ऐसे रिश्ते पूरे मोंटगोमेरी के कई लोगों से थे और ऐसा भी नहीं था कि वे उनसे नियमित रूप से मिलती-जुलती हो। ब्रांच कहते हैं यही तो सबसे खास बात थी कि रोजा पार्क्स ने काले समुदाय और मोंटगोमेरी के अन्य लोगों का सामाजिक लेवल ऊंचा उठाया। वे मजदूरों की भी दोस्त थी और कॉलेज के प्रोफेसरों की भी दोस्त थी। और जैसे ही रोजा पार्क्स को जेल में डाला गया, वैसे ही ये स्पष्ट हो गया कि अपने दोस्तों से उनके रिश्ते कितने मजबूत हैं। गिरफ्तारी के बाद रोजा पार्क्स ने पुलिस स्टेशन से अपने माता-पिता को फोन लगाया। उस समय रोजा घबराई हुई थी। उनकी माँ को समझ में नहीं आया कि इस समय उन्हें क्या करना चाहिए।
वे रोजा के ऐसे दोस्तों के बारे में सोचने लगी जो इस स्थिति में उनकी मदद कर सकते थे। उन्होंने मॉन्टगोमेरी एनएएसीपी की प्रमुख रह चुके ईडी निक्सन की पत्नी से कांटेक्ट किया। खबर पाते ही निक्सन की पत्नी ने निक्सन को फोन लगाया और कहा कि रोजा को जेल से जमानत पर बाहर लाना होगा। निक्सन फौरन मान गया और उसने फिलिप डोर नामक एक गोरे नस्ल के वकील से कांटेक्ट किया। ये वकील रोजा पार्क्स को जानता था क्योंकि उन्होंने उसकी 3 बेटियों के कपड़ों पर झालर और गोटे लगाए थे। निक्सन और डोर ने रोजा की जमानत भरी और उन्हें घर ले आए। वे किसी ऐसे ही मामले की तलाश में थे ताकि मोंटगोमेरी बसों में नक्सली भेदभाव को बढ़ावा देने वाले कानून को अदालत में चुनौती दे सके। जैसे ही ये मौका हाथ आता नजर आया, उन्होंने फौरन रोजा पार्क्स से पूछा कि क्या वे उन्हें अदालत में अपनी ओर से केस लड़ने की इजाजत देगी। हालांकि रोजा के पति इसके पक्ष में नहीं थे। उन्होंने तो रोजा से कह दिया था कि ये गोरे लोग तुम्हारा जीना हराम कर देंगे रोजा। पर रोजा ने निक्सन के साथ एनएएसीपी में सालों काम किया था। वे डोर की बेटियों की डांस की तैयारी करने में भी मदद कर चुकी थी। अब उनके दोस्त उससे मदद मांग रहे थे। रोजा ने उन लोगों से कहा, अगर तुम लोगों को लगता है कि इससे मोंटगोमेरी का कुछ भला होगा तो मैं तैयार हूँ। उस रात रोजा की गिरफ्तारी से सिर्फ कुछ ही घंटे बाद ये खबर काले समुदाय में आग की तरह फैल गई। राजनीति में दखल रखने वाले स्कूल टीचर्स के एक पावरफुल समूह के प्रमुख जो एन रॉबिन्सन रोजा पार्क्स के मित्र थे। वे भी उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य थे जिनमें रोजा एक्टिव थी। उन्हें और उनके समूह के स्कूल टीचर्स को भी रोजा की गिरफ्तारी के बारे में पता चला। साथ ही उनके स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता को भी ये खबर मिली। करीब आधी रात के समय रॉबिन्सन ने एक आकस्मिक सभा बुलाई और सभी को ये सलाह दी कि सोमवार को हर कोई मोंटगोमेरी बसों का बहिष्कार करे क्योंकि इसी दिन रोजा पार्क्स को अदालत में पेश होना था। इसके फौरन बाद रॉबिन्सन ने अपने ऑफिस के एक कमरे में बैठकर इस बहिष्कार से संबंधित पर्चा तैयार किया और उसकी ढेर सारी कॉपियां बना ली। इस पर्चे में लिखा था, एक और निग्रो महिला को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया क्योंकि उसने एक गोरे पैसेंजर के लिए अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। इस महिला के मामले की अदालती सुनवाई सोमवार को होगी, इसलिए हमारा हर निग्रो व्यक्ति से आह्वान है कि इस महिला की गिरफ्तारी और उस पर होने वाली अदालती कार्रवाई के विरोध में सोमवार को मोंटगोमेरी बसों का बहिष्कार करें। अगली सुबह रॉबिन्सन ने इन पर्चों का एक-एक डिब्बा स्कूल टीचर्स को दिया और कहा कि उन्हें अपने सभी सहकर्मियों व सभी स्टूडेंट्स के माता-पिता तक पहुंचा दें। पार्क्स की गिरफ्तारी के मात्र 24 घंटे के अंदर ही उन्हें जेल में डालने और काले समुदाय द्वारा बसों का बहिष्कार करने की जानकारी शहर के सबसे प्रतिभाशाली समुदायों तक पहुंच गई। इनमें एक प्रतिभाशाली राजनीतिक समूह एनएएसीपी, ढेरों काले स्कूल टीचर्स और उनके स्टूडेंट्स के माता-पिता शामिल थे। जिन लोगों को भी बसों के बहिष्कार से रिलेटेड पर्चा मिला था, उनमें से अधिकतर लोग रोजा पार्क्स से निजी तौर पर परिचित थे। ये वे लोग थे जो चर्च में या स्वयंसेवकों की किसी सभा में उनके साथ बैठते थे और उन्हें अपना दोस्त समझते थे। दोस्ती में एक प्राकृतिक वृत्ति होती है जो हमारे अंदर वह सहानुभूति लाती है, जिसके चलते हम किसी दोस्त के साथ बुरा व्यवहार होने पर उसके लिए दूसरों से लड़ने तक को तैयार हो जाते हैं। स्टडी से पता चला है कि लोग अनजान लोगों की तकलीफों को बड़े आराम से नज़रअंदाज कर देते हैं, पर जब किसी दोस्त का अपमान होता है तो हमारे अंदर इसका विरोध करने का भाव पैदा होता है। ये भाव ही हमारी उस जड़ता से निकालने के लिए काफ़ी होता है जो हमारे लिए विरोध करना मुश्किल बना देती है। जब रोजा पार्क्स के दोस्तों को उनकी गिरफ्तारी और उसके विरोध में बसों का बहिष्कार करने की जानकारी मिली तो उनकी दोस्ती की सामाजिक हैबिट, हम जिसकी इज्जत करते हैं उसकी मदद करने की नरसैकिक प्रवृत्ति फौरन उभर कर आ गई। नागरिक अधिकारों के आधुनिक युग का ये पहला जन आंदोलन था जो पार्क्स के पहले हुए काले लोगों की किसी भी गिरफ्तारी से शुरू हो सकता था। पर ये रोजा पार्क्स के मामले से इसलिए शुरू हुआ क्योंकि उनके दोस्तों का समूह बहुत बड़ा, विविध और आपस में गहरा मेल-जोल रखता था। इन सभी ने पार्क्स की गिरफ्तारी पर एक दोस्त के रूप में स्वाभाविक प्रतिक्रिया दी और ये प्रतिक्रिया इसलिए हुई क्योंकि उनके दोस्त जो भी कर रहे थे आपसी दोस्ती और सहयोग जताने की सामाजिक हैबिट के अनुसार कर रहे थे। इसके बावजूद बहुत से लोगों को ऐसा भी लगा था कि ये विरोध प्रदर्शन एक दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा। दुनिया के हर हिस्से में ऐसे छोटे-मोटे विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं और इनमें से ज़्यादातर जल्द ही ठंडे पड़ जाते हैं। किसी भी इंसान के दोस्तों की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वे उनके विरोध प्रदर्शन के बलबूते दुनिया में बदलाव ला सके। इसलिए आंदोलनों की सामाजिक हैबिट का दूसरा पहलू भी
बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मोंटगोमेरी बसों का बहिष्कार जल्द ही पूरे समाज में फैल गया। काले लोगों के समुदाय को एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के भाव ने आपस में जोड़ रखा था। और जब पार्क्स के दोस्तों ने बहिष्कार का ऐलान किया तो काले लोगों के समुदाय ने रोजा पार्क्स की मदद करने को अपनी जिम्मेदारी की तरह देखा। यहाँ तक कि समुदाय के जो लोग रोजा पार्क्स से परिचित नहीं थे, वे भी सामाजिक दबाव, ऐसी पावर जिसे कमजोर रिलेशन की पावर के रूप में जाना जाता है, के चलते इसमें शामिल होने को इग्नोर नहीं कर सके। पल भर के लिए जरा इमेजिन कीजिए कि आप एक समृद्ध कंपनी में मिडिल लेवल के स्थापित ऑफिसर हैं। आप सफल हैं और लोग आपको पसंद करते हैं। आपने इस कंपनी में सालों की मेहनत के बाद अपनी प्रतिष्ठा बनाई है और ऐसे दोस्तों का एक समूह बनाया है जिनकी मदद से आप क्लाइंट हासिल कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं और अपने कार्यक्षेत्र के बारे में गपशप भी कर सकते हैं। आप एक चर्च, एक जिम, एक कंट्री क्लब और अपने कॉलेज की एलुमनी एसोसिएशन के परमानेंट ग्रुप के मेंबर हैं। आपकी काफ़ी इज्जत है और आपको अक्सर किसी न किसी कमेटी का मेंबर बनने का आमंत्रण मिलता रहता है। जब आपके समुदाय के किसी व्यक्ति को किसी बढ़िया व्यापारिक अवसर के बारे में पता चलता है, तो वह आपको ज़रूर बताता है। अब कल्पना करें कि आपके पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला एक अन्य कंपनी का मिडिल लेवल का ऑफ़िसर है और वह नई नौकरी की तलाश में है। वह आपसे पूछता है कि क्या आप अपने बॉस से मेरी सिफ़ारिश कर सकते हैं? अगर आप इस व्यक्ति से पूरी तरह अनजान हैं, तो आपके लिए इस बारे में डिसीज़न लेना बहुत आसान होगा। भला आप कंपनी में अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर किसी ऐसे व्यक्ति की मदद क्यों करेंगी, जिससे आप पूरी तरह अनजान हो? अगर फ़ोन करने वाला यह व्यक्ति आपका करीबी दोस्त होगा, तो ये भी आपके लिए एक आसान निर्णय होगा। आप उसकी मदद ज़रूर करेंगे, आखिर दोस्त होते किस लिए हैं। पर तब तक क्या, जब ये व्यक्ति ना तो आपका अच्छा दोस्त हो और ना पूरी तरह परिचित हो। अगर वह आपके दोस्तों से परिचित हो, पर आप उसे ठीक से ना जानते हो, तब आप क्या करेंगी? जब आपका बॉस आपसे उसके बारे में पूछेगा, तो आप उसकी गारंटी लेंगे? दूसरे शब्दों में कहें तो आप अपने दोस्त के दोस्त को नौकरी दिलाने के लिए कितनी एनर्जी खर्च करेंगे और किस हद तक अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाएँगी? धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।